Hello everyone, this is Priya Pathak, your science mentor. I welcome you all on amazing platform of Vidya Hut. बेटा जी, तो आज के क्लास में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, जो कि हमारी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, इस चैप्टर को हम पूरा फिनिश करेंगे इस एक लेक्चर में। सभी बातें जानेंगे इस चैप्टर में। एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसके बाद हम देखेंगे बेस क्या होते हैं, बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। एंड देन बेटा जी, ऐसा थोड़ी होता है हमारे पास सिर्फ एसिड्स हैं, बेस हैं, और भी सब्सटेंस तो होते हैं जो कि होते हैं सॉल्ट्स। तो हम सॉल्ट्स की बातें करेंगे। कई अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स को इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इंडिकेटर्स की बातें करेंगे, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर देखेंगे। पूरे चैप्टर को इसी वीडियो में हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम क्या करते हैं, हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए, हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है एसिड्स। एसिड्स कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं। आपने पहले भी कई बार इसको जरूर पढ़ रखा होगा कि एसिड्स क्या होते हैं। छोटी क्लासेस में इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी और सभी को थोड़ा बहुत एसिड्स के बारे में आइडिया तो हो गई। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को एसिड के बारे में कुछ नहीं पता है। आप क्लास 10th की वीडियो देख रहे हैं, आपने पहले बहुत बार सुना हुआ है एसिड के बारे में, लेकिन हम पूरा आपको एक बार जरूर बताएंगे कि एसिड्स होते क्या हैं। आइए जरा देखते हैं एसिड्स। सार इन टेस्ट। अगर हम टेस्ट की बात करें तो बेटा जी, एसिड्स हमारे टेस्ट में सार होते हैं। मतलब कि एसिड्स कैसे होते हैं, खट्टे देखने के लिए मिलते हैं। They give H+ ions in aqueous solution. Aqueous solution, aqueous solution मतलब वाटर, जहाँ पर वाटर का अमाउंट बहुत अच्छा है, वहां पर ये क्या करते हैं बेटा जी, एसिड्स हमेशा H+ आयंस देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयंस देते हैं, ये वाटर में डिसॉल्व होने पर। कोरोसिव इन नेचर। बेटा जी, जो एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव मतलब बेटा जी, ये अगर कहीं गिर जाएं, है ना, तो वहां पर होल कर देंगे। ये बहुत डेंजरस भी होते हैं एसिड्स। एसिड्स को हमें इतने हल्के में नहीं लेना है। इनका नीचे आपके अगर कहीं आपकी बॉडी पर भी गिर जाते हैं ना, तो इतनी बर्निंग सेंसेशन होगी ना कि हमसे बर्दाश्त भी नहीं होता, इतने ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम लैब्स में जाते हैं, हमें स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि एसिड्स को हमें बहुत अच्छे से हैंडल करना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। ज़्यादातर जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में कोरोसिव होते हैं। दे प्रोड्यूसिंग अ बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन। क्या करते हैं ये स्किन पर बर्निंग सेंसेशन को प्रोड्यूस कर देते हैं। एंड होल्स इन द क्लॉथ्स ऑन विच दे फॉल्स। इवन हमने जो कपड़े पहन रखे हैं या ये कहीं गिर गए हैं, उस क्लॉथ पर, उस जगह पर होल भी क्रिएट कर देते हैं। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे एसिड्स, ठीक है। आइए आगे और बातें करते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड्स। अब ऐसा थोड़ी है एसिड्स एक ही तरह के होते हैं। मैंने बोला कि एसिड्स बहुत डेंजरस होते हैं, तो सारे एसिड डेंजरस थोड़ी होते हैं। अगर ऐसा होता तो एसिड्स तो बेटा जी हमारे खाने की चीजों में भी प्रेजेंट है। जैसे कि हमारे लेमन के अंदर पाया जाता है सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड आपने नाम सुना होगा, एसिटिक एसिड नाम सुना होगा, है ना। तो फिर ये तो वो एसिड है जिनको हम खुद ले रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए डेंजरस नहीं है। तो इस बेसिस पर जो एसिड्स होते हैं ना बेटा, हमारे कई टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स मैम, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं बेटा जी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो वाटर में डिसोसिएट होने पर H+ आयंस बहुत जल्दी दे देते हैं, बहुत क्विकली दे देते हैं। जितना हो सकता है उतना ये डिसोसिएट हो जाते हैं, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। अभी मैंने आपको बताया ना, एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारे एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कंप्लीटली रेडली H+ आयंस में टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। उन्हें हम क्या बुलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बुलाते हैं। वहीं आ जाइए, एक और एसिड होते हैं, दैट इज वीक एसिड्स। कौन से एसिड्स देखने के लिए मिलते हैं, वीक
एसिड्स, तो वीक एसिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स बेटा जी वो एसिड्स होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में इतनी जल्दी प्लस पार्शियली डिसॉल्व होते हैं और इतनी जल्दी डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, मतलब कि वो इतने अच्छे से H+ आयंस हमारे एक्वस सॉल्यूशन में नहीं देते हैं, ऐसे एसिड्स को हम बुलाते हैं वीक एसिड। ठीक है, क्या मैम यही दो एसिड्स होते हैं? बिल्कुल नहीं बेटा, और भी एसिड्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपके एक होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। क्या होते हैं बेटा? कंसंट्रेटेड एसिड। अब मैम ये क्या होते हैं? बेटा जी अभी मैंने बताया एसिड को अगर अपनी प्रॉपर्टीज को शो करना है तो एक्वस सॉल्यूशन में जाना जरूरी है, मतलब कि जब वहां पर वाटर कंटेंट होगा तभी एसिड्स अपनी प्रॉपर्टी को शो कर पाएंगे, H+ आयंस को दे पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे एसिड्स जिनमें आपके एसिड्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है, ऐसे एसिड्स को हम बुलाते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। और एक बात हमें कभी नहीं भूलनी है, अगर एसिड हमारे क्या है अपनी प्रॉपर्टी को शो करना है तो एसिड्स को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर कह सकते हैं एसिड के पास वाटर कंटेंट होना जरूरी है, तभी वो अपनी प्रॉपर्टी को शो कर पाएंगे, तभी वो H+ आयंस को दे पाएंगे। उसके बाद आ जाइए, एक होते हैं डाइल्यूटेड एसिड। अगर आप कंसंट्रेटेड समझ गए हैं तो डाइल्यूटेड तो बेटा जी बड़े आराम से समझ जाएंगे। डाइल्यूटेड एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें एसिड्स का अमाउंट कम होता है और वाटर का अमाउंट क्या होता है? ज्यादा होता है। ऐसे एसिड्स को हम क्या बुलाते हैं? ऐसे एसिड्स को हम बुलाते हैं डाइल्यूटेड एसिड्स। ये भी आपके एसिड के ही सभी बिहेवियर शो करेंगे, एसिड ये भी आपके H+ आयंस ही देंगे, लेकिन इनमें क्या होगा? एसिड का अमाउंट कम होगा, वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे चलते हैं। बेटा एसिड की एक और प्रॉपर्टी होती है कि एसिड्स जो होते हैं वो आपके लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने ये वाला पॉइंट ऊपर इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी आपको नहीं पता है लिटमस क्या होता है, लेकिन आपको जरूर पता चल जाएगा। अभी इतना याद रखिए कि एसिड्स क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। लिटमस है, हम उसके ऊपर अगर एसिड डालेंगे तो वो ब्लू से क्या हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए आगे आ जाइए। अब क्या कह रहे हैं ये कि आपका कोई आपके पास ड्राई एसिड है और उस हम ड्राई एसिड को हम क्या कर रहे हैं बेटा मेरा? किसी ड्राई लिटमस पेपर पर डाल रहे हैं, ड्राई लिटमस पर डाल रहे हैं, ब्लू लिटमस पर डाल रहे हैं। क्या होगा? क्या कुछ होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। मैम क्यों नहीं होगा? कोई कलर चेंज नहीं होगा। अभी ऊपर बताया ना एसिड्स क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं कह रही हूँ मैंने आपको ड्राई ब्लू लिटमस दिया है और मैं आपसे कह रही हूँ इसमें आपको एक ड्राई एसिड डालना है, कलर चेंज होगा क्या? ब्लू से रेड होगा? नहीं होगा। मैम क्यों नहीं होगा? बेटा अभी मैंने बताया एसिड्स को अगर अपनी प्रॉपर्टीज को शो करना है तो वहां पर वाटर कंटेंट का होना जरूरी है, अदरवाइज एसिड्स अपनी प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे। तो फिर ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देना लिटमस पेपर को एक एसिड की प्रॉपर्टी ही है ना। तो जब यहाँ पे वाटर है ही नहीं, दोनों चीज ड्राई है, तो ये कैसे कन्वर्जन होगा? तो यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजें ड्राई हैं, यहाँ पर वाटर कंटेंट है ही नहीं, मॉइस्चर है ही नहीं, तो कोई चेंज होगा ही नहीं। यहीं पे अगर हम क्या करें, हमारा ये जो आपका यहाँ पर वाटर ऐड कर दें, क्या करें? वाटर ऐड कर दें। अब ये ब्लू लिटमस क्या होगा? अब ये ब्लू लिटमस आपका रेड में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, आपको घुमाने के लिए ड्राई लिख देते हैं और हमें याद नहीं रहता, हम लिखाते हैं ड्राई लिटमस पेपर लिया है तो वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है। पानी नहीं है तो ऐसे प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। अब बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स दिए गए हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, एसिड्स तो हमारे फूड कंटेंट में भी प्रेजेंट है जिसे हम लेते हैं, तो वही आपका बताया गया है कि कौन सा एसिड किस में पाया जाता है। टोमेटो कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड, हमारे बेटा टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। विनेगर कंटेन एसिटिक एसिड, विनेगर जो होता है बेटा जी, विनेगर में हमारा एसिटिक एसिड पाया जाता है। टर्मरिन कंटेन टार्ट्रिक एसिड, टर्मरिन में कौन सा एसिड होता है? हमारा टार्ट्रिक एसिड होता है। लेमन में हमारा कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, अभी मैंने आपको बताया, बार बार बता रही हूँ कि एसिड को अगर अपनी प्रॉपर्टीज को शो करना है तो उसमें वाटर को मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज एसिड्स अपनी प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे। अब आप ये जो वाटर मिला रहे हैं ना, ये कैसे मिला रहे हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तो नादान परिंदे ऐसे ही कुछ भी कर देंगे। क्या कर देंगे? नॉर्मल जाएंगे, एसिड रखा हुआ है एक बीकर में, उसमें मिला देंगे वाटर। क्या होगा? आपके साथ एक बहुत खतरनाक चीज हो जाएगी अगर हमने ये किया। तो हमें ये मजाक करना ही नहीं है कि क्या है, हमारा एक बीकर है, एक बीकर है, उसमें इस तरीके से क्या भरा हुआ है, पूरे बीकर में हमारा आपका मान लीजिए एसिड भरा हुआ है, एसिड भरा हुआ है। अब हमारे पास क्या है बेटा जी? अब हमारे पास एक और बीकर है, एक और बीकर है, उसमें क्या भरा हुआ है? पूरे बीकर में आपका मान लीजिए पानी भरा हुआ है। हमने क्या किया? इस बीकर को उठाया, हमने क्या किया? हमने बेटा मेरा इस बीकर को उठाया और इसकी चीजें इसमें डालना शुरू कर दी, एसिड को हमने इसमें डालना शुरू कर दिया। क्या देखने के लिए मिलेगा? आप क्या देखेंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये वाला बीकर है ना बेटा जी, वो टूट जाएगा, आपका ये स्प्लैश्ड हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है और आपको कई तरह की इंजरी हो सकती है, आपको हार्म हो सकता है। ऐसा कैसे हो गया बेटा जी? जब हम एसिड वाटर को हम क्या करते हैं, वाटर को जब हम एसिड में मिलाते हैं तो ये क्या होता है, एक बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। जब हम वाटर को एसिड में मिला रहे हैं ये प्रोसेस बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है इस प्रोसेस के दौरान। तो फिर अगर हम ऐसा करते हैं, एसिड है उसमें ऊपर से वाटर मिला रहे हैं, तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होने के कारण वो बीकर इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो मैम इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, हमें ये करना है, क्या करना है? वाटर भरा हुआ है, ये रहा हमारा एसिड, ड्रॉप वाइज एसिड इस वाटर में डालना है और कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है। हमने क्या किया? एसिड था, ये रहा वाटर, थोड़ा सा ड्रॉप वाइज हमने क्या किया? एसिड डाला वाटर में, उसको स्टर किया, फिर वाटर में एसिड डाला, फिर इससे क्या रहेगा? टेम्परेचर बीकर का मेंटेन रहेगा, उसमें इस तरीके का कोई भी चीज नहीं होगी जिससे हमारी बॉडी को हार्म पहुंचे। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। डाइल्यूशन कैसे करना है? वाटर में एसिड मिलाना है, एसिड में वाटर नहीं मिलाना है। ठीक है, इस बात को हमें याद रखना है क्योंकि प्रोसेस बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है। इंडिकेटर्स, अब बेटा जी मैंने आपका जैसे कि बताया कि इंडिकेटर्स, इतनी देर से मैं एसिड बता रही हूँ, बेसिस की भी बातें नहीं करी हैं मगर करेंगे कि बेसिस क्या होते हैं। तो फिर अब मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है? टेस्ट कर लेंगे, है ना, टेस्ट कर लेंगे। क्या सभी एसिड को हम टेस्ट करेंगे? ये तो वो एसिड थे जिन्हें हम खा सकते थे, लेकिन कई एसिड्स ऐसे भी तो होते हैं जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते बेटा, वो बहुत डेंजरस होते हैं। तो अब हम कैसे पता
चलेंगे कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है? तो उसके लिए हमारे पास एक चीज है, दैट इज इंडिकेटर्स। क्या होते हैं इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस जैसे कि बेटा मैंने एसिड में बताया, बेसिस आपके बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में, सोपी इन टच होते हैं। बेसिस को जब आप टच करोगे ना तो आपको कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट स्लिपी स्लिपी फील होगा। बेसिस हमारे वाटर में डिसॉल्व होने पर OH नेगेटिव आयंस देते हैं, जैसे कि एसिड्स H+ आयंस दे रहे थे, उसी तरीके से बेसिस क्या करते हैं? बेसिस OH नेगेटिव आयंस होते हैं। ये तो हमारे बेसिस की बात हो गई। ठीक है मैम, एसिड है बेस है हमारे पास, लेकिन सबको हम टेस्ट करके तो नहीं बता सकते ना कि ये लो ये खट्टा है ये एसिड है, ये कड़वा है ये बेस है। ऐसे नहीं कर सकते हम। कई ऐसे एसिड बेस है जिन्हें हम नहीं खा सकते, तो फिर अब कैसे पता लगाया जाए? उसके लिए आए हमारे इंडिकेटर्स। देखिए यही हमारी डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या होते हैं इंडिकेटर? एन इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग आर एसिड्स और बेस। जो सब्सटेंस हमने लिया है वो एसिड है या बेस है, ये चीज कौन बताता है? हमारे इंडिकेटर्स बताते हैं, इंडिकेट कर कर। अब कैसे इंडिकेट करते हैं? इस बेसिस पर हमारे पास होते हैं अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स। सबसे पहले कौन से इंडिकेटर होते हैं? सबसे पहले बेटा जी जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हैं एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर्स। एक और इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं क्या? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कौन से होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होगा, ठीक है। और बेटा जी हमारे पास और इंडिकेटर्स होते हैं, इन्हीं में कौन से होते हैं? एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं सिंथेटिक, ठीक है। अभी समझाती हूँ ये क्या है। इधर देखिए, एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर्स बेटा जी वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कलर चेंज करके हमें बताते हैं कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लिटमस। लिटमस क्या है? एक एसिड बेस इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि वो कलर चेंज करके बता रही थी कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। लिटमस क्या करता है? ब्लू लिटमस एसिड अगर पड़ रहा है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम बेस डाल रहे हैं तो वो क्या होगा? रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये हमारा लिटमस होता है। लिटमस को लाइकेन से हम ऑब्टेन करते हैं। लिटमस क्या है? लिटमस एक एसिड बेस इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि लिटमस अपना कलर चेंज करके हमें बता रही है कि वो कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। और एसिड बेस में से भी कैसी इंडिकेटर? नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि वो कलर चेंज करके तो बता रही है, प्लस हमारी लिटमस जो है नेचर में नेचुरली प्रेजेंट है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो नेचर में पहले से प्रेजेंट है, हमने उसमें कुछ नहीं किया है। वो हमारे एसिड बेस भी हो सकते हैं, वो ऑल्फैक्टरी भी हो सकते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल चेंज करके हमें बताते हैं कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अभी हम सबकी बातें करेंगे। ऑल्फैक्टरी भी हमारे नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। हो सकता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नेचर में पहले से प्रेजेंट हो सकता है हमने बनाए हो, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर वो इंडिकेटर्स होते हैं जो ह्यूमन मेड होते हैं, जिन्हें हम बनाते हैं। इस बेसिस पर हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहले है एसिड बेस। एसिड बेस क्या कर रहे हैं? कलर चेंज करके हमें बता रहे हैं कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर्स है जो स्मेल चेंज करके बता रहे हैं कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ये दोनों इंडिकेटर नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेचुरल वो जो हमारे नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है, हमने उसमें कुछ नहीं किया है, नेचुरली प्रेजेंट है। सिंथेटिक वो जिन्हें हमने बनाया है, ह्यूमन मेड है।
बस इतनी बातें हमें याद रखनी है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। चलिए आ जाइए नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल में हमारे दो आते हैं, और भी होते हैं मगर हमने दो की बातें करी हैं, ठीक है बेटा। क्या क्या है देखिए, लिटमस। लिटमस मैंने आपको जैसे कि बताया लाइकेन से हम इसको ऑब्टेन करते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि क्या करता है, एसिड को रेड में कन्वर्ट कर देता है और बेसिस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। एक और हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है, दैट इज टर्मरिक। टर्मरिक भी क्या है, ये हमारे टर्मरिक एसिड को, जो कि हमारी हल्दी होती है टर्मरिक, ठीक है, ये एसिड को येलो ही रहने देते हैं और बेसिस को क्या करते हैं, ये रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर आपकी कोई ड्रेस है उस पर क्या हो जाए, कुछ आपका गिर जाए, है ना, आपका मान लीजिए कोई सब्जी वगैरह गिर गई, फिर हम उस पर सोप लगाते हैं, उसके बाद में देखना पहले तो वो येलो होता है, लेकिन फिर सोप लगाने के बाद वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोप होता है हमारा एक बेस, और वो उस खाने में क्या थी, एक टर्मरिक प्रेजेंट थी। टर्मरिक क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो फिर जैसे ही हम उस पर सोप लगाते हैं ना, वो टर्मरिक अपना रिएक्शन शो करता है और उस सोप लगने पर वो क्या होता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सोप एक बेस है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, टर्मरिक क्या करती है, एसिड्स को येलो में कन्वर्ट कर देती है, बेसिस को रेड में। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों नेचुरल इंडिकेटर तो हैं ही, साथ में और क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर भी है। एसिड बेस इंडिकेटर भी है। क्यों? क्योंकि कलर चेंज करके हमें बता रहे हैं कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या कोई भी सब्सटेंस बेसिक है। उसके बाद आ जाइए सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसा कि मैंने बताया ये ह्यूमन मेड होते हैं, इन्हें हम लैब में बनाते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है फिनोफ्थलीन। क्या है फिनोफ्थलीन? बेटा जी फिनोफ्थलीन कैसा होता है, फिनोफ्थलीन हमारा ये रहा, आपका कुछ इस तरीके का फिनोफ्थलीन होता है। फिनोफ्थलीन क्या करते हैं, अगर एसिड्स हैं तो वो कलरलेस हो जाएगा, अगर बेसिस हैं तो बेटा जी वो हमारा पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सिंथेटिक के साथ साथ क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर है, क्योंकि कलर चेंज करके हमें बता रहा है कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या करते हैं बेटा जी, ऑरेंज कलर का होता है, ये एसिड्स को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, बेसिस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, येलो में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आ जाइए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर पे। दो सब्सटेंस हुज स्मेल और ओडोर चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। वो सब्सटेंस जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, उन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। स्मेल चेंज होना मतलब कि बेटा जी कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी इनकी खुद की स्मेल होती है, जिनकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जैसे कि अनियन। तो अनियन के साथ क्या सीन है बेटा, अनियन की एक अपनी अलग स्मेल होती है, एक जगह एसिड है एक जगह बेस है ना। तो अनियन क्या होगा, एसिड में तो आपका एसिड में उसकी स्मेल बनी रहेगी जो उसके पास स्मेल होती है, लेकिन वही हम बेस की बात करें तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं जो स्मेल को चेंज करके एसिडिक और बेसिक मीडियम में हमें बता रहे हैं कोई भी सब्सटेंस क्या है। कौन कौन है, अनियन हो गया, वनीला एसेंस हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, ये आपके कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जांपल हैं। अब बेटा जी हमने जो कि क्या देख ली है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली है एसिड और बेसिस की, हमने जान लिया है क्या होते हैं, इंडिकेटर्स देख लिया है क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, है ना। एसिड सार इन टेस्ट होते हैं, बेसिस बिटर इन टेस्ट होते हैं। एसिड्स हमारे H+ आयंस देते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, बेसिस हमारे OH नेगेटिव आयंस देते हैं, है ना। ये बातें हमने पढ़ ली है। बेसिस हमारे एसिड्स हमारे कोरोसिव इन नेचर होते हैं, बेसिस जो होते हैं वो सोपी इन टच होते हैं। अब बातें आती हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, किसकी, एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज की। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले हम एसिड्स की रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ, रिएक्शन विद मेटल्स, किसकी, एसिड्स की। आ जाइए, हमारे जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, बेटा जी क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं और आपकी हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। एग्जाम्पल देखिए HCl, जो कि क्या है, एक एसिड है। इस एसिड में जब हम एक मेटल मिलाया हमने
जिंक, इसने एक सॉल्ट दिया ZnCl2, ठीक है, और क्या दी हमारी H2 गैस दी। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा इस रिएक्शन में H2 गैस निकली है, मतलब कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट तो बना, पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस भी निकली। तो बेटा जी उसके लिए एक होता है टेस्ट। क्या टेस्ट होता है, आइए जरा देखिए, आपको बताती हूँ होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये एक बीकर है, इस बीकर में क्या है, इस बीकर में मान लीजिए HCl है, इसमें हमने जिंक ऐड कर दिया, यहाँ पे ये रिएक्शन चल रही है, ठीक है, रिएक्शन चल रही है। ऊपर से हमने क्या किया बेटा जी, हम मैच स्टिक लेके आए, हमने मैच स्टिक लगा दी। तो वो जो मैच स्टिक आपकी बर्न होगी ना, वो कैसे बर्न होगी, जैसे ही इस रिएक्शन में गैस इवॉल्व होगी, गैस इवॉल्व होगी, कैसे ही क्या होगा, इस मैच स्टिक में एक पॉप अप साउंड प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, पॉप अप साउंड प्रोड्यूस होगा, जो कि जैसे ही ये पॉप अप साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये हमें क्या बताएगा कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। तो अगर हमें पता लगना है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है या नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, जहां वो रिएक्शन हो रही है वहां मैच स्टिक लेके जाएंगे, अगर वो पॉप अप साउंड के साथ बर्न हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ऐसे पट करके आवाज आती है, तो हमें क्या समझ आ जाएगा कि यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन गैस क्या हुई है, इवॉल्व हुई है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स, अब हम क्या करा रहे हैं, बेसिस की रिएक्शन करा रहे हैं मेटल्स के साथ। वही सेम चीज है, बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे, सॉल्ट देंगे और हमारी हाइड्रोजन गैस देंगे। देखिए NaOH एक बेस है, क्या है ये बेटा जी एक बेस है। जब हमने इसको रिएक्ट कराया एक मेटल जिंक के साथ, इसने क्या दिया हमें Na2ZnO2 दिया प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। इसका एक नाम होता है दैट इज सोडियम जिंकेट, ठीक है, इस सॉल्ट का नाम होता है, पूछा जाता है, आपको याद रखना है। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस अभी मैंने बताया कैसे होगा, पॉप अप साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, मैंने ये ऊपर ही बता दिया, जो कि मैंने स्लाइड डाल दी थी, पर चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लिया है हमने। अब देखते हैं रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम एसिड्स की रिएक्शन लेते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। एसिड्स बेटा जी जब हमारे मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और क्या देते हैं, वाटर देते हैं, ये दोनों चीजें देंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, HCl लिया जो कि क्या है, जो कि एक एसिड है, और हमने क्या लिया NaHCO3 ले लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है या नहीं है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, सोडियम है मेटल, ये रही हाइड्रोजन, ये रहा कार्बोनेट, ये क्या है, एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब हमने एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया, क्या मिला हमें, NaCl मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली और हमें क्या मिला, हमें वाटर मिला। सेम विद मेटल कार्बोनेट, हमने क्या किया, HCl लिया, मेटल कार्बोनेट, सोडियम मेटल है, कार्बोनेट ये रहा, इन दोनों को रिएक्ट कराया तो क्या मिला, सोडियम जो कि NaCl जो कि एक सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिला, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसकी बेसिस की देख रहे हैं। अभी हमने ऊपर क्या देखा, एसिड्स की रिएक्शन देखी मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अब हम क्या देख रहे हैं, बेसिस की रिएक्शन देख रहे हैं। तो इसमें अच्छी बात यह आपको रिएक्शन देखनी ही नहीं है, क्यों, क्योंकि बेसिस हमारे मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इनका भी नेचर जो होता है बेटा जी बेसिक ही होता है, किसका, मेटल कार्बोनेट का और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो बेस और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे, इसलिए बेसिस हमारे इनके साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होगी बेसिस की मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। क्यों, क्योंकि ये दोनों खुद ही बेसिक इन नेचर है, तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी,
ठीक है, तो कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, बस ये याद रखना है रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पे। टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, जिस तरीके से मैंने आपको बताया हाइड्रोजन निकल रही थी उसमें, तो उसके लिए हमने टेस्ट देखा, पॉपअप साउंड टेस्ट। अब ऊपर मेटल कार्बोनेट के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं एसिड्स को, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकली है या नहीं निकली है? इसके लिए भी एक टेस्ट होता है। क्या टेस्ट होता है बेटा जी? आप लीजिए स्लिप्ड लाइन, दैट इज CaOH का होल ट्वाइस। इसमें क्या करिए, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करिए, आपका क्या बनेगा? CaCO3 बनेगा, जो कि आपका कैसा बनेगा बेटा जी? ये टर्न हो जाएगा मिल्की प्लस, है ना। आपको यही आपका टेस्ट है जो कि क्या बताता है, आपकी जो स्लेक्ड लाइन है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के पास कराने पर मिल्की टर्न हो रही है, तो इससे हमें क्या समझ आता है कि इस रिएक्शन में क्या निकली है, इसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है और कुछ नहीं है इसमें। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। अब हम क्या देख रहे हैं, एसिड और बेसिस को अभी तक हम मेटल कार्बोनेट के साथ, है ना, अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करा रहे थे। अब हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा लेते हैं। इन दोनों को जब आपस में रिएक्ट कराते हैं तो आपका सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, और क्या आपकी इस रिएक्शन का एक नाम होता है जिसे हम क्या बुलाते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बुलाते हैं। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ये क्या बना लेते हैं? सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बुलाते हैं? इस रिएक्शन को बेटा हम बुलाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ एसिड्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। आ जाइए बेटा, अब हम क्या करा रहे हैं? एसिड की रिएक्शन मेटल के ऑक्साइड के साथ करा रहे हैं, जैसे कि CuO होगा यहाँ, ठीक है, CuO। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, ये एक मेटल का ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन हम करा दे रहे हैं किसके साथ? आपके एक एसिड के साथ। बेटा ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। मैम आपने कैसे बोल दिया ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? अभी आपको समझ आएगा कि मैंने कैसे बोल दिया। क्योंकि आपके मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और हम मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? एक एसिड से करा रहे हैं। और अभी जस्ट हमने देखा वो रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में होती है उसे हम क्या बुलाते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो बुलाते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ हो रही है, एसिड के साथ हो रही है, वो क्या है? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं, और एसिड बेस की रिएक्शन को ही तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। आ जाइए क्या लिखा हुआ है, CuO जो कि क्या है? एक मेटल का ऑक्साइड है, मतलब नेचर में बेसिक है। इसकी हम रिएक्शन कराई HCl से, क्या बना हमारा? CuCl2 बना, जो कि क्या है? एक सॉल्ट है, प्लस साथ में क्या बन गया? वाटर बन गया। यही तो बन रहा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, सॉल्ट प्लस वाटर। बहुत इजी सा चैप्टर है बेटा जी, कुछ नहीं है इसमें, बस बातें रखनी है आपको। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेसिस। अब हम क्या करा रहे हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन करा रहे हैं बेसिस के साथ। ये भी बेटा जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब ये कैसे है? ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आइए जरा मैं बताती हूँ कैसे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जो बेटा जी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, और ये एसिडिक इन नेचर है, ये बेसिक है। एसिड और बेस की रिएक्शन को ही तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आपको याद क्या रखना है? मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की जब हम आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन वाटर निकलेगा। जैसे कि देखिए CaOH2 जो कि क्या है? एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी? इसकी रिएक्शन हमने कराई कार्बन डाइऑक्साइड से। तो क्या मिला? CaCO3 मिला प्लस हमारा वाटर मिला।
चलिए बेटा जी यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन हमारी हो गई है खत्म। अब बातें कर लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की। अब पढ़ तो लेते हैं, लेकिन दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम हम यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों पढ़ें, क्यों हमें इसको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। देखिए बेटा जी, अभी मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो बीकर हैं, एक में आपका एसिड है, एक में बेस है। आपसे मैं बोल रही हूँ पता लगाइए कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। आप पता लगा लेंगे तुरंत। कैसे, इतने सारे इंडिकेटर पढ़ा दिए, नेचुरल इंडिकेटर देखे, टर्मरिक देखा, लिटमस देखा, फिनोफ्थलीन देखा, मिथाइल ऑरेंज देखा। आप कुछ भी यूज करेंगे और आप पता लगा लेंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। लेकिन अब मैं आपसे बोल रही हूँ दो बीकर हैं, दोनों में एसिड है। अब मैं कह रही हूँ आप मुझे बताइए कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा एसिड आपका वीक है। अब इसके लिए बताइए आप क्या यूज करेंगे। हो गए ना कंफ्यूज। इसके लिए तो मैम ने कुछ नहीं बताया कि दो बीकर है, एक में स्ट्रॉन्ग आपका एसिड है, एक में वीक एसिड है, या एक में स्ट्रॉन्ग बेस है एक में वीक बेस है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो इसी के लिए बेटा जी हमारा आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर बेटा जी बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। होता क्या है, इस पर क्या होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ये क्या है, बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। इस पर बहुत सारे कलर हैं। इन हर कलर की एक वैल्यू है। हर कलर की क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। ये न्यूमेरिक वैल्यू क्यों है, ये न्यूमेरिक वैल्यू बेटा जी कुछ डिनोट कर रही है। ये एसिडिटी कितनी है बेसिडिटी कितनी है ये बता रही है। मतलब कि आपका हर कलर का और हर वैल्यू का एक पीएच वैल्यू है। ये हर वैल्यू आपका कुछ शो कर रही है। देखिए होता कैसे है, ये पीएच स्केल है, इन पर क्या है, ये अलग अलग कलर्स हैं और हर कलर को एक नंबर दिया गया है। अब होता क्या है, जिनका नंबर आपका 0 से 7 तक है उन्हें हम क्या मानते हैं, ये सब्सटेंस एसिडिक है। ठीक है, जिनका नंबर हमारा 7 से 14 तक है उन्हें हम क्या मानते हैं कि ये सब्सटेंस हमारे बेसिक हैं। जिनका एग्जैक्ट क्या नंबर है, 1 नंबर है, उनको हम क्या मानते हैं कि 7 नंबर है, उनको हम क्या मानते हैं, न्यूट्रल है। एक बात आपको और याद रखनी है कि एसिडिटी जो होती है बेटा जी, एसिडिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीएच नंबर के, और जो बेसिसिटी होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पीएच नंबर के। मतलब कि जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर उतना कम पीएच नंबर। ठीक है, जितना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा पीएच नंबर। मतलब कि जो 0 वाला होगा ना बेटा जी, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि जितना कम नंबर उतना ज्यादा एसिडिक। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला जो 7 से नीचे वाले होते हैं वो क्या करते हैं, आपके एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं। यहाँ पर देखिए 14 वाला जो होगा ना बेटा, ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। क्यों, जितना ज्यादा पीएच नंबर उतनी ज्यादा बेसिक कैरेक्टर। ये बात आपको याद रखनी है। अब आपके दो बीकर हैं, एक ये रहा एक ये रहा, दोनों में ही एसिड है। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों में ही हमने नेचुरल इंडिकेटर डाला। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर डाला बेटा जी, मान लीजिए एक का कलर क्या हो गया, एक का कलर आपका येलो हो गया। ठीक है, और दूसरे वाले का कलर आपका क्या हो गया, पर्पल हो गया। तो अब जरा देखिए, येलो का मतलब पीएच कितना, 3 पीएच। कितना पीएच, 3 पीएच। ठीक है, और वहीं आ जाइए, पर्पल का मतलब क्या, ये देखिए आपका पर्पल है, इसका मतलब 14 पीएच। तो क्या आप इससे नहीं समझ गए, ये हमारा एसिडिक ज्यादा है। क्यों, क्योंकि देखिए 3 नंबर है, 3 मतलब बहुत कम। पीएच नंबर जो है वो आपका देखिए आपके एसिडिक कैरेक्टर से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये
आपकी इस तरीके से हम कलर्स को मैच करके प्लस नंबर को मैच करके और ये बात को याद रख के हम बताते हैं कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बता रहा है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इंटेंसिटी बता रहा है, कोई भी सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक है कितना ज्यादा वीक है। होप सो ये बात आपको समझ आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रही हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, वी कैन डू दिस बाय मेकिंग अ यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम कैसे पता लगाते हैं कोई भी सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक है या ज्यादा बेसिक है? यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके, विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, जो कि क्या है बेटा जी? सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। The universal indicator shows the different color at different concentration of hydrogen ions in a solution. क्या करता है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर? डिफरेंट कलर्स को शो करता है, और हर कलर का क्या मतलब है? डिफरेंट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। नॉर्मल सी बात है, जो ज्यादा एसिडिक होगा उसके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, जो कम एसिडिक होगा उसके पास बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि उसके पास तो OH होगा। वही बात इन्हें लिखी है और कुछ नहीं है। होप सो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब ये जो पीएच मैंने बताई कि एसिड्स की 7 से कम होती है, बेसिस की ज्यादा होती है, न्यूट्रल सब्सटेंस की 7 के बराबर होती है। तो इस पीएच नंबर का यूज कहाँ है, हमारी एवरीडे लाइफ में कहाँ यूज है वो देख लेते हैं। सबसे पहले पीएच ऑफ सॉइल, जो सॉइल है बेटा जी उसकी पीएच मेंटेन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दी सॉइल पीएच प्लेज अ मेजर रोल इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड क्रॉप्स। जो सॉइल की पीएच है वो एक मेजर रोल को प्ले करती है प्लांट और क्रॉप की ग्रोथ में। द आइडियल पीएच फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज 6.3 to 7.3। जो आइडियल पीएच है प्लांट की ग्रोथ के लिए वो क्या है? 6.3 से लेके 7.3 का, which will be responsible for the good growth of the plant। अगर इतनी पीएच रहती है तो जो प्लांट की ग्रोथ है वो कैसी होगी? बहुत ज्यादा अच्छी होगी। If the pH is acidic, the lime is added to the neutralize the acidity and the gypsum is added to neutralize the basicity of the soil। अब मान लीजिए क्या कह रहे हैं, आपकी जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई, तो हम उसमें क्या करेंगे? अगर हमारी बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है तो हम उसमें लाइम मिला देंगे। अगर वो बहुत ज्यादा बेसिक हो गई है तो हम उसमें जिप्सम मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। अभी जो कि हमने ऊपर देखी, एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, दोनों के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे और पीएच जो नॉर्मल हमें चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, आगे की बातें देखते हैं। pH of mouth. The pH of the mouth becomes acidic. The bacteria in the mouth will be decomposed the food particles in the mouth and they form the more acids in the mouth. This will result in the decay of the teeth and to prevent this pH is maintained by the use of toothpaste which is basic in nature। कह क्या रहे हैं? सीधे हमसे ये बोल रहे हैं कि जो टूथ डिके होता है उसको हम किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं। हम जो फूड ले रहे हैं उससे क्या होता है बेटा जी? जो फूड ले रहे हैं वो कभी कभी हमारे माउथ में स्टक हो जाता है, और जिस वजह से क्या होता है, हमारे माउथ में जम्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो जम्स क्या करते हैं? एसिड्स को प्रोड्यूस कर देते हैं। एसिड अब प्रोड्यूस हो गया हमारे माउथ में, जिससे क्या होगा? जो कि हमारे माउथ के लिए अच्छा नहीं है, टूथ डिके हो सकता है, कैविटी हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे? एसिड प्रोड्यूस हुआ है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे? बेस का यूज करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं? हमारे टूथपेस्ट का यूज करते हैं, जो कि आपका क्या करता है? इस एसिड्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये कुछ आपके क्या है? पीएच के रोल हैं हमारे एवरीडे लाइफ में। उसके बाद देखिए ह्यूमन ब्लड की पीएच की बात की गई। ह्यूमन ब्लड हैज अ पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। जो ह्यूमन ब्लड है उसका पीएच रेट क्या बताया गया है बेटा? 7.0 से 7.8 बताया गया है, विच इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर।
जिसका मतलब क्या है, स्लाइटली एल्कलाइन। अब मैम ये एल्कलाइन का मतलब क्या होता है? एल्कली का मतलब बेटा जी होता है वो बेसेस जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उन्हें हम बुलाते हैं एल्कली। मतलब कि वो बेसेस जो वाटर में इजीली घुल जाए, इजीली डिसॉल्व हो जाए, उन्हें हम क्या बुलाने लगते हैं? बेसिस बुलाने लगते, एल्कली बुलाने लगते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ये पीएच हमारे ब्लड का है ये कैसा है? थोड़ा सा एल्कलाइन पीएच है, थोड़ा सा बेसिक पीएच है। एंड इट आल्सो अ बेसिस फॉर ऑप्टिमम सर्वाइवल। If the pH changes more than this range, then the body fails to function well. अगर बेटा जी हमारे ये जो ब्लड का पीएच है ये स्लाइटली भी चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा हमारे फंक्शंस जो हो रहे हैं बॉडी में वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ब्लड हमारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म कराने में हेल्प करता है। तो ब्लड के पीएच को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब बेटा देखिए हमने एसिड्स पढ़ लिए, बेस पढ़ लिए, इंडिकेटर्स पढ़ लिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ लिया, पीएच पढ़ लिया। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, दैट इज सॉल्ट्स। ऐसा थोड़ी है हमारे आसपास सिर्फ एसिड्स हैं, बेस हैं, और भी तो सब्सटेंस है जो ना एसिडिक है ना बेसिक हैं, उन्हें हम क्या बुला रहे हैं? सॉल्ट्स बुला रहे हैं। तो आइए कई हम सॉल्ट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्ट्स को अगर पढ़ना है तो हमें उनकी 4 बातें पता होनी चाहिए। क्या क्या? उनका कॉमन नेम क्या है, उनका केमिकल नेम क्या है, उनका केमिकल फॉर्मूला क्या है, उनकी प्रिपरेशन क्या है, एंड देन एक तो हमें उसके यूजेस के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम है, इसका कॉमन नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा। क्या होता है? कास्टिक सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है NaOH। अब ये प्रिपेयर्ड कैसे होगा कास्टिक सोडा? देखिए क्या लिखा हुआ है, When the electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, it decomposes to form a sodium hydroxide. ये कह रहे हैं जब हम NaCl से क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। NaCl भी कैसा? एक्वस। एक्वस NaCl को ही हम क्या बुलाते हैं? ब्राइन बुलाते हैं। मतलब कि NaCl में हम वाटर मिला दें तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हमारा ब्राइन सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस ब्राइन सॉल्यूशन से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो ये हमारा किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? ये हमारा NaOH में ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमारे कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है? कास्टिक सोडा। केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या है? NaOH। बनता कैसे है? जब ब्राइन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को हम पास कराते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? NaCl का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उसे ही हम ब्राइन सॉल्यूशन बुलाते हैं। खत्म कास्टिक सोडा। इसके हम कुछ यूजेस और देख लेते हैं। यूज कहाँ होता है? टू मेक दी सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स और डिटर्जेंट को बनाने के लिए यूज होता है। उसके बाद आ जाइए यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चर। पेपर को बनाने के लिए हमारा ये यूज हो रहा है। एक और सॉल्ट को पढ़ते हैं जिसका कॉमन नेम क्या है? जिसका नेम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? CaOCl2। ठीक है, अब ये बनता कैसे है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है? ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। हम क्या करें? अभी हमने देखा था ऊपर जब हमने कास्टिक सोडा बनाया था, ब्राइन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई थी, NaOH तो उसमें प्रोड्यूस होता ही है, क्लोरीन भी प्रोड्यूस होती है एंड प्रोडक्ट में। उस क्लोरीन को हम क्या करते हैं? उस क्लोरीन को हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। हम क्या करेंगे? स्लेक्ड लाइम लेंगे,
NaOH का होल ट्वाइस। इसमें हम क्या करेंगे, वो क्लोरीन जो ब्राइन सॉल्यूशन से हमारी प्रोड्यूस हुई थी एंड प्रोडक्ट में, उसको लेंगे, इन दोनों की हम रिएक्शन कराएंगे। क्या मिल जाएगा हमें, CaOCl2 प्लस H2O मिल जाएगा। ये CaOCl2 क्या है, यही तो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, और इसका और क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, आ जाइए ब्लीचिंग पाउडर के भी हम यूजेस देख लेते हैं कि ये हमारा कहाँ यूज होता है। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग द वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। देखिए, इसका ब्लीचिंग पाउडर का सबसे ज्यादा रोल होता है हमारे कलर्स को रिमूव करने के लिए। आपने देखा होगा हम इंडियंस के हेयर का कलर कैसा होता है, ब्लैक, जो कि ब्लैक कलर होता है, इसके ऊपर कोई भी कलर इजीली नहीं हमारा चढ़ पाएगा। तो इसके लिए आपने देखा होगा जब हम बालों को कलर कराते हैं तो सबसे पहले उस पर ब्लीच लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले हमारे बालों का ब्लैक कलर हटाते हैं, फिर उसके बाद हमारे अलग अलग कलर्स को यूज करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का सबसे बड़ा यूज होता है हमारे कलर्स को रिमूव करना। और कहाँ यूज कर रहे हैं इसको, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। कैसे हो रहा है ये हमें नहीं जानना है, ये आप हायर स्टडीज में देखेंगे। ठीक है, फॉर डिसइंफेक्शन ड्रिंकिंग वाटर टू मेक द फ्री ऑफ जर्म्स, प्लस हम वाटर को क्लीन करने के लिए भी इसको यूज कर रहे हैं। हमारा वहां पर भी ये ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। अब एक और नए सॉल्ट को पढ़ते हैं, दैट इज बेकिंग सोडा। ठीक है, जिसका बेकिंग सोडा पढ़ना है हम लोग अभी पाउडर में। ठीक है, बेकिंग सोडा, इसका केमिकल नेम होता है बेटा जी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। प्रिपेयर्ड कैसे हुआ है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सोडियम क्लोराइड इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। जब हम बेटा जी कुछ नहीं, हमारे इसमें आपके अमोनिया में सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं, साथ में थोड़ा सा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तब हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा प्रोड्यूस हो जाता है। साथ में ये देखिए आपका क्या निकला, अमोनियम क्लोराइड निकला, और ये NaHCO3 बन गया, जो कि क्या है, बेकिंग सोडा है। अब इसके यूजेस क्या हैं हम ये जान लेते हैं। बेटा जी काफी ज्यादा खाने वगैरह में हम इसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसको हीट करते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हमारे फूड मटेरियल को स्पॉन्जी और फ्लफी बना देती है। लेकिन हम इसमें प्रॉपर बेकिंग सोडा यूज नहीं करते, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। मैम अब ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो हमारा बेकिंग सोडा होता है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा बेसिक हो जाता है, जिसे हम खाने में यूज नहीं कर सकते, जिस वजह से हम क्या करते हैं, इसमें एक माइल्ड एसिड को हमारा ऐड कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये आपका इतना बन जाता है कि हम इसे नॉर्मली खाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा उसमें कन्वर्ट हो जाता है बेकिंग सोडा में, बेकिंग पाउडर में, सॉरी, NaHCO3, जो कि क्या है, हमारा बेकिंग सोडा है। जब हम इसमें कोई एडिबल एसिड को यूज करेंगे तो क्या होगा, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ये बेकिंग सोडा में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। सबसे पहले हम बेकिंग सोडा का यूज कहाँ यूज कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में कर रहे हैं। बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर हमारे बेकिंग सोडा का और एक एडिबल एसिड का मिक्सचर होता है। सेकंड देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो अ इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। बी अल्कलाइन, इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड द रिलीफ। बेटा जी इसको हम एंटी एसिड में भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा हमारे स्टमक में जब एसिडिटी हो जाती है हम ऊपर से इनो लेते हैं, ठीक है, वो यही होता है और कुछ नहीं होता, वो बेसिक इन नेचर होता है। हमारे स्टमक में जो कि एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है, जब हम उसको लेते हैं ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद आइए, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन दी सोडा एसिड एंड फायर एक्सटिंग्विशर।
हम इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं। हम फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे कर रहे हैं, आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहीं ना कहीं कंबशन को रोक देती है। तो हमारी आपने देखा जब हम बेकिंग सोडा को हीट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो जहां पर हमारी आग लगी होती है हम इसको यूज करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है आसपास में, जो लेयर क्या करती है, कंबशन को होने से रोक देती है और इस वजह से हमारी फायर लगने से बच जाती है। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O। ठीक है, क्या है, 10H2O। अब ये प्रिपेयर्ड कैसे हुआ है, ये एक स्टेप में बेटा हमारा प्रिपेयर्ड नहीं होता है, ये कई स्टेप्स में प्रिपेयर्ड होता है। देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम बनाएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या है, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन तो अभी हमने ऊपर देखी कैसे कर रहे हैं, इसमें हम NaCl ले रहे हैं, NaCl में वाटर मिला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे हैं, अमोनिया मिला रहे हैं, क्या बन गया हमारा, बेकिंग सोडा बन गया। अब हम इस बेकिंग सोडा को हीट कर रहे हैं। ठीक है, हीट करने के बाद हमने क्या किया, इसमें वाटर ऐड कर दिया। हीट करने के बाद हमने इसमें वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करते ही ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये हमारा वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट हो गया, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या था, Na2CO3.10H2O था। ठीक है, आगे आ जाइए, इसके यूजेस देखते हैं, हमारा वॉशिंग सोडा यूज कहाँ कहाँ होता है। Uses sodium carbonate washing soda is used in glass soap and paper industries। ये glass soap और paper industries में यूज हो रहा है। Use in the manufacture of sodium compounds such as borax। ये कई सोडियम कंपाउंड्स को बनाने के लिए यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ये बेटा क्लीनिंग एजेंट में भी हमारा यूज हो रहा है। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। प्लस ये हमारे वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी यूज होता है। अब हमारा एक लास्ट सॉल्ट है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका कॉमन नेम है, जिसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, COSO4.10H2O। अब देख लेते हैं इसकी प्रिपरेशन कि ये हमारा बनता कैसे है। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, gypsum loses water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate। क्या कह रहे हैं, जब हम क्या करते हैं, जिप्सम को हीट करते हैं, कितने टेम्परेचर पर, 373 केल्विन पर। जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O। ये क्या है, हमारा जिप्सम है। इस जिप्सम को हम क्या कर रहे हैं, 373 केल्विन पर हम हीट कर रहे हैं। जैसे ही हम इसे हीट करते हैं, इसमें से वाटर हो जाता है रिमूव और ये CaSO4.12H2O में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें एक बात आप जानने वाली है, जब हम बेटा POP में फिर से वाटर ऐड कर देंगे तो ये फिर से हमारा जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। जिप्सम में से हमने पानी निकाला, POP बन गया, फिर से जिप्सम में पानी डाल दो, सॉरी फिर से POP में हम वाटर ऐड कर देंगे, वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। वही बात यहाँ लिखी हुई है, देखिए। Plaster of Paris is a white powder and on mixing with water it changes to gypsum, once again giving the hard solid mass। ठीक है, उसके बाद हम POP के कुछ यूजेस देख लेते हैं। फॉल सीलिंग में हम इसको यूज कर रहे हैं, आपने देखा होगा सीलिंग में काफी ज्यादा हमारी POP यूज होती है। देन हीलिंग फ्रैक्चर्ड बोन, हमें हमारी बोन्स में फ्रैक्चर्ड हो जाता है, तब भी आपने देखा होगा प्लास्टर चढ़वाते हैं, वहां पर ये हमारा यूज होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है।
ठीक है। उसके बाद टॉयज को बनाने में हम इसे यूज कर रहे हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में यूज करते हैं। ये कुछ हमारे क्या है यूजेस हैं। तो फाइनली हमारा पूरा चैप्टर हो गया है खत्म, जिसमें हमने एसिड्स को जाना क्या होते हैं, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, हमने बेसिस जाना क्या होता है, बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर एसिड बेस की दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, जिनमें हमने एसिड की रिएक्शन देखी मेटल के साथ, बेसिस की रिएक्शन देखी मेटल के साथ, फिर हमने एसिड्स की रिएक्शन देखी मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। हमने बेसिस की रिएक्शन नहीं देखी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। क्यों? क्योंकि बेसिस हमारे इनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं? क्योंकि बेटा जी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट खुद ही एक बेस हैं। तो बेस बेस आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे? तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होती है। फिर हमने एसिड बेस की रिएक्शन देखी मेटल के ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ। उसके बाद हमने इंडिकेटर्स देखा, जिसमें हमने नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़ा। देन हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर देखा, जो कि हमें बताता है कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। उसके बाद हमने पीएच देखा, हमारी एवरीडे लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है। फिर हमने कई अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स पढ़े, क्योंकि ऐसा थोड़ी हमारे आसपास सिर्फ एसिड बेस हैं, और भी सब्सटेंस है। सॉल्ट्स में हमने कई तरीके के देखे, कास्टिंग सोडा देखा, बेकिंग सोडा देखा, वॉशिंग सोडा देखा, पीओपी देखा। हमने इन सबको डिटेल में पढ़ा। होप सो पूरा चैप्टर आपको समझ आया होगा, हर टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अब हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम एक और चैप्टर को इसी तरीके से वन शॉट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।